ओके, केमिकल काइनेटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द रेट लॉ. फर्स्ट इज द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. तो नंबर ऑफ फैक्टर्स which are influencing the rate of reaction. First one is the nature of reactant, second is the concentration of the reactant, third is the temperature, fourth is the presence of catalyst, fifth is the surface area, and sixth is the radiation. First is the nature of the reacting species. So the rate of reaction depends on two factors: physical state of the reactant and the chemical state of the reactant. फिजिकल स्टेट, देखो सिंपल सा केस समझिए कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो बेस्ड ऑन द कोलिजन थ्योरी कि द मॉलिक्यूल और द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट intermix to each other, collide to each other. Some of the collision is effective, some of the ineffective, non-effective. Effective means the particle collide to each other and form product. So such collision is called effective collision. अब यहाँ पे हम कहते हैं कि जब कोलिजन हो रहा है तो कोलिजन के लिए मस्ट कंडीशन है कि पार्टिकल मस्ट बी मिक्स टू ईच अदर. दिस इज अ नेसेसरी. ठीक है. अब इंटरमिक्सिंग इज ईजिएस्ट. किस में सबसे ईजी होता है इंटरमिक्सिंग? गैसेस फेज में, उससे कम लिक्विड फेज में, और सबसे डिफिकल्ट है इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल इन द सॉलिड स्टेट. तो अगर हम कोलिजन थ्योरी के बेस पे बात कर रहे हैं तो ईजिएस्ट वन यानी सबसे इजीली और सबसे आसानी से जो रिएक्ट करेगा वो कौन होगा? गैसियस स्टेट करेगा. तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी गैसियस की सबसे ज़्यादा है, लिक्विड की उससे कम और सॉलिड की सबसे कम होगी. ठीक है. तो पहला केस. सेकंड केस कहता है कि सिस्टम कैसा है. हमने पढ़ा 11 में 10 में कि सिस्टम देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस. इन द होमोजीनियस सिस्टम पार्टिकल आर मिक्सिंग टू ईच अदर वेरी इजीली, एंड इन हेट्रोजीनियस सिस्टम इन विच द पार्टिकल आर नॉट इंटरमिक्स टू ईच अदर. तो जब हम कह रहे हैं कि जो होमोजीनियस है उसमें मिक्स इजीली हो रहा है तो दे कैन कोलाइड इजीली एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट इजीली. तो हम वहाँ कहते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा होमोजीनियस में ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू अ हेट्रोजीनियस सिस्टम. सेकेंड, जो नेचर डिपेंड करता है किस पे? केमिकल स्टेट पे. अब केमिकल स्टेट मीन्स सबसे इजीली समझो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ. अगर हमारे पास कोई एक बॉन्ड है, सपोज ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है और एक ए और सी के बीच में बॉन्ड है, और माना कि ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग है इन कंपेरिजन टू ए सी बॉन्ड. तो सिंपली अगर हम इक्वल टेम्परेचर प्रोवाइड करें टू ब्रेक द बॉन्ड तो हमको वहाँ पे क्या होगा? ए सी के बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी होगा और जितनी आसानी से बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब हम बात करते हैं तो पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होती है देन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. ये पार्ट है रिएक्शन का. तो जिसमें जितना इजीली बॉन्ड ब्रेक होगा वो उतनी आसानी से रिएक्ट करेगा. तो अगर हम ऑन बेसिस ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो ए सी में हमने क्या कहा? बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक थी. ए बी में बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या थी? स्ट्रांग थी. तो जो ए सी है इस क्या होगा? इजीली रिएक्ट करेगा. इट मीन्स मोर रिएक्टिव देन द ए बी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम एक लेते हैं NO प्लस O2 गिव्स NO2 और CO प्लस O2 गिव्स CO2, दो रिएक्शन हमने ली. अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो जो NO प्लस O2 गिव्स NO2 इज फास्टर देन CO प्लस O2 गिव्स CO2. वाई? बिकॉज जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, या हम कह सकते हैं NO इज ए वीकर इन कंपेरिजन टू द बॉन्ड प्रेजेंट इन अ कार्बन मोनोऑक्साइड. Therefore the nitrogen oxide NO easily react with the oxygen to form a nitrogen dioxide. क्लियर? अब कुछ है या किसी में अगर मोर बॉन्ड है, जैसे CH4 को हम अगर ऑक्सीडाइज कराएं, CH4 की बर्निंग CH4 प्लस 2O2, सबको पता है CO2 और वाटर बनता है. तो CH4 में कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड्स है, 4 CH बॉन्ड है. और ऐसे अगर हम NO प्लस O2 को फिर कंपैरिजन करें CH4 के साथ तो वहाँ पे भी जो NO की रिएक्टिविटी टुवर्ड द ऑक्सीजन इज मोर देन द रिएक्टिविटी ऑफ CH4 विद टुवर्ड द ऑक्सीजन. क्यों है? क्योंकि वहाँ पे NO के बीच में केवल एक बॉन्ड है, CH4 में 4 बॉन्ड है, तो दे नीड मोर एनर्जी फॉर द ब्रेकिंग. नेक्स्ट आ जाओ कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन को देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन. जैसे जैसे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी. क्यों होगा? विल डिस्कस लेटर. नेक्स्ट इज द टेम्परेचर. तो बेसिकली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज देयर. हाँ, इस बात से
रेट ऑफ रिएक्शन में हम कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अगर हम जनरल की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल और ट्रिपल व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस और बाय 10 केल्विन। व्हाई विल डिस्कस लेटर। नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड negative catalyst. Positive catalyst enhance the rate of chemical reaction, increases the rate of chemical reaction, and the negative catalyst decreases the rate of chemical reaction. तो presence of catalyst play important role. Which kind of catalyst is there, कि वो पॉजिटिव है कि वो नेगेटिव है, उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। नेक्स्ट फिफ्थ हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को अगर हम देखो तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, ग्रेटर इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। ये एक कारण होता है कि अगर हमारे पास कोई बल्क में सॉलिड सब्सटेंस है और उसी को सब्सटेंस को अगर हम फाइनली डिवाइड कर दें तो फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस में सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एक बल्के सब्सटेंस के कंपैरिजन में, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगी जब वो फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में होगा इन कंपेरिजन टू अ बल्कियर स्टेट। ठीक है, अगर हम सपोज, अगर बहुत सारे एग्जांपल है, अगर हम किसी बड़ी लकड़ी का टुकड़ा ले उसको जलाना चाह रहे, ठीक है, एक वुडन ब्लॉक को अगर हम बर्न करना चाह रहे तो वो बहुत धीरे धीरे जलेगा, लेकिन अगर उसी को हम बहुत छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दें या उसको क्या करें, एकदम क्रश कर दें, देन उसको जलाइए तो वो इमीडिएटली क्या होगा, बर्न हो जाएगा। तो ये शो करता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट आपका जो है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। तो इफेक्ट ऑफ रेडिएशन क्या कहता है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी इनहेंस्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ क्वांटम एनर्जी ऑफ रेडिएशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो अगर वो एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन से हो रही है फ्रॉम द विजिबल लाइट और द अल्ट्रावायलेट लाइट, तो उसको हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे एक हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो इन द डार्क कंडीशन बट बिकम वेरी फास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, बिकॉज जो एनर्जी उसको रिक्वायरमेंट है हाइड्रोजन को और क्लोरीन को बॉन्ड ब्रेक करने के लिए वो इजीली अवेलेबल है इन लाइट, और H2Cl2 गेट ब्रेक इजीली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड फॉर्म अ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन है। और एक बहुत बड़ा अच्छा सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास फोटोसिंथेसिस, is carried out in the presence of very easily in radiation or in the presence of light. So they are the factors which influence in the rate of chemical reaction. First one is the nature of the reactant. They are depending on two factors, physical state and the chemical state. Second is the concentration. Third is the temperature. Fourth is the catalyst. Fifth is the surface area. And sixth is the radiation. Now is the effect of concentration. द रेट ऑफ रिएक्शन के जो हम फैक्टर्स पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स में कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, तो फर्स्ट पार्ट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन को पढ़ने के लिए हम दो लॉस स्पेशली पढ़ते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड देन रेट लॉ। लॉ ऑफ मास एक्शन वी आर डिस्कस इन द क्लास 11 कि एट अ गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग species or reactant taking part in the reaction. Each reaction term raised to the power their numerical coefficient as given in the balanced chemical equation. Here is the, अगर हम यहाँ consider कर रहे हैं, if you consider one reaction, AA gives BB gives C, AA plus BB gives CC plus DD. Here is a small a is a numerical coefficient, A is a component, और आप हम इसको शो करते हैं तो इसके लिए हम क्या मोलर कंसंट्रेशन को शो करेंगे। तो हमने क्या कहा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। दिस इज कॉल्ड एक्टिव मासेस एंड ईच रिएक्शन टर्म रेज टू द पावर देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ए स्मॉल बी इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो रेज टू द पावर देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो आर प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी, एंड रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल है। अब उसके लिए हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पुट करेंगे, तो आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी। दिस इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। अब इसमें हमने एक चीज लिखी के, व्हाट इज के, के इज अ रेट कांस्टेंट। के क्या है वहाँ पे, रेट कांस्टेंट है। अगर हम उसी इक्वेशन को देख रहे तो हमने इक्वेशन क्या लिखी है हमारे पास, आर इक्वल टू के ए टू द पावर ए
एंड बी टू दी पावर बी। अगर हम यहाँ मोलर कंसंट्रेशन ए और बी का कितना ले लें, 1 मोलर ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, R इक्वल टू के इंटू 1, इट मीन्स R बिकम इक्वल टू के, यानी रेट कॉन्स्टेंट बिकम इक्वल टू rate of reaction. This is the definition of the rate constant. When the molar concentration of the reactants are taken as unity, then the rate constant is equal to the rate of reaction. Clear? अब now characteristic of the rate constant. So first some of the characteristics are there. Rate constant is the measure of rate of reactions. Greater the value of rate constant, faster is the rate of reaction. जितनी ज़्यादा k की, क्योंकि हमने कहा k is equal to R when the molar concentration is 1, तो higher the value of k, more will be the rate of reaction. तो रेट कांस्टेंट इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. अगर हम कह रहे हैं कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन. सेकेंड है द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट. इट हैज़ फिक्स वैल्यू फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन एट अ फिक्स टेम्परेचर. अगर हम किसी भी एक रिएक्शन के लिए देखेंगे तो के की वैल्यू क्या होगी, एकदम कांस्टेंट वैल्यू होगी फॉर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. बट लेकिन अगर हम वहाँ पे क्या करें, हाँ, तो अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, अगर हम टेम्परेचर क्या करें, चेंज करते, तो वो क्या होगा, के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. अभी सेकेंड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट को ध्यान रखना. तो स्पेशली वैल्यू ऑफ के इज डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर. एज यू चेंज द टेम्परेचर फॉर द पर्टिकुलर रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ के विल ऑल्सो बी चेंज. हाँ, के विल नॉट डिपेंड्स ऑन किस पे, द कंसनट्रेशन ऑफ द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, उस पर कभी भी डिपेंड नहीं करता. के डिपेंड कर रहा है किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है. टेम्परेचर वेरी करेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, के की वैल्यू बदल जाएगी. हाँ, दो अलग अलग रिएक्शन है, उनकी के की वैल्यू हमेशा अलग होती है. थर्ड है हमारे पास, लास्ट है हमारे पास के, यूनिट ऑफ के. तो यूनिट ऑफ के डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो ये हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक है एंड डेफिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट. डिस्टिंग्विश बिटवीन रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन एंड द रिएक्शन रेट कांस्टेंट. रेट ऑफ रिएक्शन एंड द रिएक्शन रेट कांस्टेंट. तो पहला देखो, रेट ऑफ रिएक्शन में इट इज़ द स्पीड विथ विच रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. क्योंकि हमने कहा रेट ऑफ रिएक्शन बता ही रहा कि हाउ इजिली या व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑन विच द रेट डिपेंड्स. तो रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड क्या होगी. रेट कांस्टेंट क्या बता रहा है, इट इज़ अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, आर प्रोपोर्शनल टू इक्वल टू के. It is equal to rate of reaction when the concentration of each of the reactant is unity. This is the definition. फिर आ जाओ rate of reaction में. It is measured as the rate of decreases of the concentration of reactant or the rate of increases of the concentration of product with the time. हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बता रहे हैं, हमने जब रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखा था, हमने कहा था या तो अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट और डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट के बेस पे बताते हैं. तो जैसे जैसे रिएक्टेंट कम हो रहा है और जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ रहा है, उसके बेस पे हम रेट ऑफ रिएक्शन को बताते हैं. लेकिन हमने अभी रेट कांस्टेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी, तो उसमें हमने कहा कि इट्स टोटली इंडिपेंडेंट टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि बिकॉज इट हैज़ अ फिक्स वैल्यू एट द कांस्टेंट टेम्परेचर. लास्ट पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज यूनिट आर ऑलवेज मोल पर लीटर पर टाइम. इसकी यूनिट क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन की, मोल पर लीटर पर टाइम. टाइम इज मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर सेकेंड. बट अभी हमने रेट कांस्टेंट में पढ़ा कि ये किस पे डिपेंड करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे इसकी यूनिट डिपेंड करती है. नेक्स्ट हमारे पास है रेट लॉ एक्सप्रेशन. अब इसको समझो कि जब हमने कोई भी एक रिएक्शन की, अभी हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ा, हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन में क्या पढ़ा कि आर इक्वल टू, क्या पढ़ा हम लोगों ने लॉ ऑफ मास सेक्शन में, आर इक्वल टू क्या था, के ए टू दी पावर ए एंड बी टू दी पावर बी. ये पढ़ा हमने. यहाँ पे ए एंड जो बी पढ़ा, यहाँ पे हमने ए एंड बी क्या पढ़ा, दे आर द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एज गिवन इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. अब यहाँ पे समझने की बात होती है कि अगर ये जरूरी नहीं है कि अगर हम देखें, दो कंसेप्ट हमारे पास, थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट. लॉ ऑफ मास सेक्शन बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल कंसेप्ट. उन्होंने कहा कि जो भी पावर में जाएगा वो ए और बी जा रहा है, स्मॉल जे. बट अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली देखें तो सम ऑफ द इन सम केसेस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट बिल्कुल रिएक्शन वैसी होती है जैसे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दी हुई है. बट इन द सम केसेस रिएक्शन वैसे नहीं होती जैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दी. इन दैट कंडीशन ये रिएक्शन ए और बी पे डिपेंड, स्मॉल ए स्मॉल बी पे डिपेंड नहीं करेगी. तो यहाँ पे फिर एक नए एक्सप्रेशन की जरूरत होती है. रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच
रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो उसको पढ़ो उसको। रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ ईच टर्म्स raised to some power which may or may not be same as stoichiometric coefficient। मतलब जो stoichiometric coefficient हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में लिखा था उसके सेम भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसको देखो, इसके लिए हम एक देखते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमने कंसिडर किया एक रिएक्शन, फिर से क्या कंसिडर किया हमने, ए बी बी सी सी डी डी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हमारा एक्सप्रेशन ये था। अब हम कह रहे हैं कि अगर हम एक्सपेरिमेंटली देख रहे हैं द रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू डिपेंड ऑन एक्स कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड वाई कंसंट्रेशन ऑफ बी, यानी वो ए स्मॉल बी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एक्स कंसंट्रेशन वाई कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो जो नया एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। एक्स एंड वाई इज एक्चुअल कंसंट्रेशन विच पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, small a small b as given in the balance equation, small x small y actual concentration which on the rate of reaction depending। तो अब यहाँ पे जो रेट एक्सप्रेशन होगा वो किसके बेस पे हो जाएगा, x और y के। तो अब जब ये जो कहलाती है, ये क्या कहलाती है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये क्या कहलाएगा हमारा, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कह रहा है, किस पे डिपेंड कर, वो उसके पे बेस्ड है बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे। रेट लॉ किस पे बेस्ड है, एक्चुअल इक्वेशन पे, जो कि एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन कर रहे हैं। अब हमारे पास दो तरीके की रिएक्शंस होती है, एक एलिमेंट्री और एक कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री रिएक्शन देखो वो होती है जो कि सिंगल स्टेप रिएक्शन है, जो सिंगल स्टेप में होती है, C+O2 के CO2। तो ऐसी रिएक्शन के केसेस में जो लॉ ऑफ मास एक्शन का एक्सप्रेशन है और जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन है वो सेम होगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स मीन्स मल्टी स्टेप रिएक्शंस जो कई स्टेप्स में होती है, तो वैसी रिएक्शंस के केसेस में रेट लॉ एक्सप्रेशन हमेशा लॉ ऑफ मास एक्शन के एक्सप्रेशन से अलग आता है। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखे हैं। पहला एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल 2NO + O2 gives 2NO2, रेट के NO की पावर 2 O2। तो अब देखो यहाँ पे कॉफिशिएंट हमारे पास 2 था और 1 था, 2NO के लिए और 1 O2 के लिए, वही हमने लिखा यहाँ पे। यानी इसका जो रेट एक्सप्रेशन है और जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है और लॉ ऑफ मास एक्शन का एक्सप्रेशन है वो सेम है। ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन देखो, 2NO2 + F2 gives 2NO2F। अब इसके दो एक्सप्रेशन हमने अलग अलग लिखे, देखो लॉ ऑफ मास एक्शन के बेस पे और रेट लॉ के बेस पे। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बेस पे देखें तो एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, R = K NO2 की पावर 2 बिकॉज कॉफिशिएंट इज 2 इज गिवन और F2 का कॉफिशिएंट कितना 1 है, तो पावर में क्या गया 1। बट जब हम रेट लॉ लिख रहे हैं, जब हम एक्सपेरिमेंटली देख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि 2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही, तो इसका मैकेनिज्म अगर देखोगे तो इसका मैकेनिज्म में कुछ ऐसा होता है कि NO2 रिएक्ट विथ F2, ये NO2 F2 से रिएक्ट करके क्या बनाता है, पहले ये NO2 F2 से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, NO2F + F। एक ये इक्वेशन हो गई। फिर सेकेंड NO2F, सॉरी सेकेंड फिर सेकेंड क्या कर रहा है, फिर सेकेंड NO2 फिर F से रिएक्ट कर रहा है, किससे रिएक्ट कर रहा है, F से रिएक्ट कर रहा है और फिर बना रहा है NO2F। तो यहाँ पे देखो 2 स्टेप में रिएक्शन हुई। पहली स्टेप जिसमें NO2 F2 से रिएक्ट कर रहा, फिर NO2 दूसरे F से रिएक्ट कर। अब जो है NO2 F से रिएक्ट कर 2 से रिएक्ट किया, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्लो स्टेप है और ये कैसी स्टेप है, फास्ट स्टेप। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमेशा स्लो स्टेप होती है। तो स्लो स्टेप के हिसाब से NO2 F2 यहाँ पे 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ F2 से रिएक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, KNO2 F2। ये इस पे डिपेंड ही नहीं कर रही, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही, इस पे डिपेंड कर रही। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, हमारे पास एक और एग्जाम्पल हमने लिया, उसका मैकेनिज्म भी लिखा है, 2NO2 gives 2NO + O2। अब अगर हम इसका लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन लिखे तो R = क्या होगा, K क्या हो जाएगा, NO2 की पावर
2, सॉरी क्या हो जाएगा, वापस आओ, आर के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास NO2 की पावर 2, ये हमारा हो जाएगा लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन। बट अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली देखें तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, 1 मोल NO2 डिसोसिएट हो रहा है, पहले क्या दे रहा है हमको NONO2, ये स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। फिर इन सेकेंड केस NO2O से रिएक्ट करके क्या बना रहा है NO + O2, तो यहाँ 2 स्टेप में चलेगी रिएक्शन। अब ये स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है हमारी, पहली वाली है, तो ये गलत हो गया सर। अब हम जब रेट लिखेंगे तो हम यहाँ पे रेट क्या लिखेंगे, K NO2 ओनली। तो अब देखो दोनों में एक्सप्रेशन में अंतर आ गया, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है और ये क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है जो एक्चुअल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, जो कि अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है।